गुड आफ्टरनून बेटा। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं क्लियरली तो जल्दी से चैट बॉक्स में ओके कर दीजिए जिससे कि आज का लेक्चर स्टार्ट कर सके। बताइए ना, देखें क्या कह रहे हैं आप। ओके, देखिए ऐसा है कि जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट फिनिश हो रहा है आज, है ना, मुश्किल कल वाला टॉपिक ही बस कंटिन्यू करके थोड़ा सा बताना है। जितने भी कोटा बेस्ड पैकेज हुए या दिल्ली बेस्ड हुए, कोटा में जैसे बहुत सारी 15-20 तरह की कोचिंग्स है, एलएन आकाश, सर्वोदय, रेजोनेंस वगैरह। ऐसी दिल्ली में भी बहुत सारी है, आकाश, साहिल और पता नहीं कौन कौन सी। तो कहने का मतलब ये है कि हर पैकेज का जो ऑथर होता है, हर एक की अलग अलग सोचने का तरीका होता है। जैसे बंसल क्लासेस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर मूल कॉन्सेप्ट में 3 चीजें पढ़ाई जाती है, और ध्यान से सुना। पहला, मूल कॉन्सेप्ट 1 जो आपने पढ़ा है। दूसरा, मूल कॉन्सेप्ट 2 जिसे एनसीईआरटी के हिसाब से रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तीसरा, मूल कॉन्सेप्ट 3 जिसे हम गैसीय स्टेट के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जब हम पैकेज को ऑब्जर्व करते हैं तो अलग अलग टाइप के आपको ऑथर्स के हिसाब से मटेरियल आपको मिलेगा। हमारी जो स्टडी होगी वो आकाश बेस्ड होगी, एनसीईआरटी बेस्ड होगी। जैसे क्योंकि अधिकतर लोग आकाश की टेस्ट सीरीज को जाते हैं तो हमें उस चीज को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सभी ऑल ओवर इंडिया के ऑथर्स के हिसाब से तो चलना मुश्किल है। तो एक स्टैंडर्ड हमने बना लिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर की फेयरवेल करने जा रहे हैं, और कल जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसको अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। आर्टिकल का नाम आप सबको जानकारी है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। पढ़ तो हम चुके हैं और इस पर अभी बहुत कुछ आएगा आने वाले चैप्टर्स में, आता ही रहेगा। आने वाले जो 7 चैप्टर्स हैं उनमें ये आता ही रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में, तो आप उसकी चिंता ना करें। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के कई मॉडिफिकेशंस होते हैं न्यूमेरिकल पर बेस्ड। जैसे मैं आपको एक मॉडिफिकेशन बताऊं, बस आपको ये लॉ पूरी तरह से याद होना चाहिए। एक बार जरा रिवाइज कर लें मनी मन में, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। आपको आता है कि नहीं आता है, देखें। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में आपने पढ़ा था कि जैसे ये ए है, ये बी है, ए के मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ए हर हाल में मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बी के इक्वल होने चाहिए। शर्त वही थी फॉर कंप्लीट रिएक्शन। अब मान लीजिए जो हम केस फर्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो मान लीजिए ऐसा था कि कोई मेटल है और हाँ जी, हेलो। ये जो मेटल था, मान लीजिए कोई मेटल है
और इसी रिएक्शन में ये कन्वर्ट हुआ मेटल ऑक्साइड में। अब मेटल से मेटल ऑक्साइड कई तरीके से बन सकता है, वो हमें नहीं जानना है। सिर्फ ऐसी बात कर सकते हैं कि हमने इस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, ये बन गया। पर हमारा ये मोटिव ही नहीं है कि हमने क्या प्रोसीजर यूज किया। मेटल से बना मेटल ऑक्साइड, ये ए और ये बी, तो हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करना है। वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ओवर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। फिर से सुन लीजिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के मॉडिफिकेशंस ए और बी जिनकी स्टडी कर रहे हैं हम, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ए के मिल इक्विवेलेंट्स बी के मिल इक्विवेलेंट्स के इक्वल होने चाहिए। तो हमारी स्टडी है फर्स्ट मेटल टू मेटल ऑक्साइड। किस मेथड से बना हमें कोई लेना देना नहीं। W over E of metal, W over E of metal oxide. Now W over E is equal to W over, इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्साइड। अच्छा, ये तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड है ही। W over E is equal to, ये है मेटल के लिए, और जो हम लिखने जा रहे हैं वो है मेटल ऑक्साइड के लिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8। बस अब मुझे यही जानना था कि ये इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड 8 कैसे आया। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, इट कम्स 8। इस तरीके से ये हमारा केस फर्स्ट पूरा होता है, मेटल टू मेटल ऑक्साइड। अब केस सेकंड देखिए, मुझे उम्मीद है कि अब आप थोड़ा पहले से बेहतरीन समझेंगे। इस बार एग्जामिनर ने स्टडी करवाई मेटल टू मेटल क्लोराइड। कैसे हुआ हमें मतलब नहीं, ये ए मान लिया, ये बी एज्यूम कर लिया। तो W over E of metal is equal to W over E of metal chloride. W over E of metal is equal to W of metal chloride. अब मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। और इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड कितना होता है, 35.5 अपॉन 1। तो फॉर्मूला कम्स W over E of M is equal to 35.5। नोट करें। क्षितिज श्रेष्ठ, आप एक काम करिएगा, आपके पास एलन की वर्कशीट होगी,
तो मोल कॉन्सेप्ट की वर्कशीट के क्वेश्चंस मेरे को सेंड करिएगा, क्योंकि मेरी सारी बुक्स मेरी कोचिंग संजय प्लेस में है और ये क्लास मैं घर से रन करता हूँ, तो मेरे पास अभी बुक्स कम है। आपके पास जो अगर एलएन का नया लेटेस्ट पैकेज अगर है तो ही मेरे को क्वेश्चन सेंड करना मोल कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज 1 के। नमन कुमार अगर आपके पास है तो आप भेज दीजिएगा। जिसके लेटेस्ट किसके पास है? क्षितिज आपके पास लेटेस्ट है? नो। कितना कितना पुराना है? 4 इयर्स? अरे भाई, नहीं तो रहने देना, मैं ही संजय प्लेस छुपता छुपाता चला जाऊंगा, खुद ही ले आऊंगा, रहने दो। ज्यादा से एक दो डंडे पड़ जाएंगे पुलिस के। नमन कुमार आपके पास लास्ट ईयर का ही नमन बड़ा अच्छा रहता है। नमन कुमार मेरे को सेंड कर दीजिए आज। जैसे ही आप देख लें डन कर दीजिए। केस थर्ड, अब आप ये खुद करेंगे। और देखो बच्चों, ये इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हो। ऐसा थोड़ी कि यही चार चार पांच होते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, आपको तो बस ए और बी की स्टडी बतानी है। ए कौन है, बी कौन है? केस थर्ड, डू योरसेल्फ, किसी रिएक्शन में मेटल कन्वर्ट हुआ मेटल हाइड्राइड में। चलिए फॉर्मूला ड्रॉ करिए। हाँ जी, मेरे ख्याल से आपने लिख दिया होगा W ओवर ई, ई ऑफ मेटल इज इक्वल टू W ओवर ई। मेटल हाइड्राइड को स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड बता H नेगेटिव। W ओवर ई ऑफ M
This is for metal hydride. W over E M plus 1.008. तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है 1.008 को 1 लिख सकते हैं, मेटल हाइड्राइड. नाउ कम टू केस 4. करिए अपने आप. मेटल टू मेटल कार्बोनेट. करेक्ट. किसी का सही है? ओके. देखिए, सबसे पहले मैं जो सैटरडे को जो टेस्ट होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा क्लियरेंस दे दूं. मेरी कोशिश तो ये कि ये टेस्ट ऑनलाइन ही हो. ऑनलाइन का अर्थ ये होता है कि आप जैसे एलन आकाश का पैटर्न होता है, आप बैठेंगे, एक लिमिटेड टाइम बैठेंगे, अपनी आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड के साथ और लॉगिन करेंगे और लिमिटेड टाइम तक वो खुलेगा. फिर आप अपना आंसर लॉगिन कर देंगे, रिजल्ट उसी वक्त मिल जाएगा, जैसा कि मैं पिछले साल अपने सभी बैचों में करवाता था. लेकिन अभी दिक्कत ये है जो कि अभी लॉकडाउन खुला है नहीं है, मेरा पूरा सेटअप संजय प्लेस में मेरी कोचिंग पर है ना. और दिक्कत ये है, अगर मैं वहां तक अप्रोच नहीं कर पाता हूँ तो ये जो आपका पहला टेस्ट होगा सैटरडे वाला, वो फिर मुझे व्हाट्सएप पर देना होगा, है ना, लिमिटेड टाइम के लिए. और या फिर ये भी हो सकता है कि मैं अपने सामने सभी बच्चों के कैमरे ऑन करवा लूं और फिर यहाँ से वॉच करता रहूं कि आप फिर लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे सामने. एक तो ये तरीका है. या फिर व्हाट्सएप पे दे दूं करके अपने आप अपनी पूरी ईमानदारी से खुद ही आंसर बता देना कि तुम्हारे 45 में से कितने क्वेश्चन सही हैं. 3 ऑप्शन है. ठीक है. पहला वाला ऑप्शन वो मेरे पर डिपेंड है. अगर मैं पहुंच सका तो मैं वैसे ही कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर ले रखे हैं. तो वो जो आपका नेम है और फोन नंबर की जो पहली 4 डिजिट है वो आपका पासवर्ड होता है. तो अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो 2 बातें. पहला, व्हाट्सएप के जरिए आपको दे दिया, आप अपने मम्मी पापा के सामने कर लो और वो मेरे को नंबर बता दें. नंबर 2, कि सबके कैमरे में ऑन करवा लूं. 1 घंटा 2 घंटा 1 डेढ़ घंटा जो मैं आपको दूं सॉल्व करने के लिए, मैं आपके सामने बैठा रहूं और आप सॉल्व करते जाए. आप सेलेक्ट करिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है. हाँ जी, आपकी तरफ से क्या आंसर है मेरे लिए सर? आप, हाँ, आप अपने आंसर बताओ. ऑप्शन 1 कि ऑप्शन 2? विच वन इज बेटर? 2. चलिए ठीक है फिर. अच्छा चलिए, आपकी ओपिनियन डिवाइडेड है. तो चलिए अब फिलहाल देखते हैं कैसे करते हैं, लेकिन टेस्ट तो होना ही है. अच्छा, आप टेस्ट का सिलेबस सुन लीजिए, क्योंकि पहला टेस्ट है, ओपनिंग टेस्ट है. मैं नहीं चाहता टेस्ट खराब. टेस्ट बहुत ही चूरन लेवल का, बहुत ही आसान लेवल का होगा. टेस्ट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो मैंने मूल कॉन्सेप्ट के करा रखे हैं. कहीं से भी डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा, पहला पेपर है सिर्फ इसलिए. तो जो मैंने कॉपी में करा है बस उसे रिवाइज कर लें और उसके बाद टेस्ट में अपियर हो. अगर आपको कॉपी ठीक से आती है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन आप, लेट मी अश्योर यू कि टेस्ट विल बी वेरी 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 इजी. तो ये सारे मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ फिनिश कर दिए हैं. और भी बहुत मॉडिफिकेशन बना सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया. ठीक है. तो आज मैं आपको शाम को एलन के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा और उनको हम सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में. ठीक है. अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एक पेज छोड़ दीजिए खाली ब्लैंक,
उसके बाद नया चैप्टर शुरू करें। हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा सच बताओ, तुमने सुना है कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में? छोटी क्लास में था तो शुरू के कुछ आर्टिकल्स इन्हीं बेसिक चीजों पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और ये इतनी पुरानी नॉलेज हो गई, बहुत पुरानी नॉलेज। मतलब आप यूं समझ लो कि 1900 के आसपास की हो गई। अभी आप समझ रहे हैं 2020 चल रहा है, इतनी पुरानी नॉलेज हो गई। मतलब शाहजहां के आसपास की आप समझ, शाहजहां नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की नॉलेज समझ लो। और हाईली आउटडेटेड होने की वजह से क्वेश्चन आने बंद हो गए थे। कब? जब आपके मम्मी पापा पेपर में बैठे होंगे उस वक्त। लेकिन एनसीईआरटी का पार्ट है इसलिए कराना पड़ेगा। वैसे अब ऑलमोस्ट यूजलेस है। तो शुरू के 2-3 आर्टिकल बहुत ही बेकार है, इसलिए हम बहुत तेजी से खींच देंगे उन्हें। लिखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of fundamental particles, atomic spectrum, and quantum numbers। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट मेनली जाता है क्रुक्स एंड थॉमसन। वैसे तो देखो कई साइंटिस्ट मिलकर वर्क करते हैं, और ये बॉस लोग थे तो इन्हीं का नेम सब जगह चल रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेन क्रेडिट इन दोनों वैज्ञानिकों को जाता है। कुछ किताबें सिर्फ इसको लिखती है, कुछ इसको लिखती है, वैसे दोनों का काम है। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में है क्या, ध्यान से सुन लीजिए। एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास, कांच की बनी हुई, ग्लास की बनी हुई एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसके अंदर जो एयर थी उसको बाहर निकाल दिया गया है बाय यूजिंग वैक्यूम प्रेशर पंप। तो जितनी भी एयर यहां थी उस एयर को बाहर कर दिया गया, एयर को आउट कर दिया गया, फिर से बंद कर दिया गया। उसके बाद गैस is filled at very low pressure, 10 to power -2 atm pressure। उसके बाद पूरा सर्किट बना दिया गया। आप चाहे तो नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और चाहे तो कॉइल लगा के दिखा सकते हैं या वोल्टेज लगा के दिखा सकते हैं, या नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल भी ऐसे लगा सकते हैं फिजिक्स के हिसाब से। तो क्या करा गया, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब was taken
fitted with electrodes, cathode and anode. A gas was filled at very high pressure and a high voltage current 10,000 volt was passed. एनोड के जस्ट पीछे एक स्क्रीन लगा दी गई. स्क्रीन वॉज मेड अप ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड. इस स्क्रीन की स्पेशलिटी होती है कि अगर कोई पार्टिकल इससे टकराएगा तो वो ग्लो देगी, ग्लो प्रोड्यूस करेगी, चमक पैदा करेगी, फ्लोरेसेंस करेगी. तो एक कांच की बनी हुई ट्यूब, सारी एयर बाहर, गैस भर दी गई, कैथोड एनोड लगा दिए गए, हाई वोल्टेज करंट पास की गई. तो क्या हुआ? सम इनविजिबल रेज वर प्रोड्यूस मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और वो यहां स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के यहां पर ग्लो प्रोड्यूस करती है. बेटर रिजल्ट के लिए हम यहां पर इसे परफोरेटेड भी ले सकते हैं. परफोरेटेड का मतलब जिसमें बहुत सारे पोर हो, छेद हो, तो आराम से यहां से आउट हो सकते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है. आप परफोरेटेड जिसमें बहुत सारे पोर हो वो भी ले सकते हैं. अलग अलग टाइप के मॉड्यूलेशन. तो जो रेज प्रोड्यूस हुई उन रेज को बोला गया कैथोड रेज. अब देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम बना लें. डायग्राम ड्रॉ करिए.